हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीबी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, पिछले टर्म पर हमने लैमार्कवाद को बताया था कि लैमार्कवाद के आधारभूत बिंदु क्या है या मूल बिंदु क्या हैं, उनका प्रयोग का उदाहरण क्या रहा और लैमार्क की आलोचना किन वैज्ञानिकों ने किया था। आज हम बताएंगे डार्विनवाद के बारे में। ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लैमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, जिसे हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। डार्विन ने सन 1831 ईस्वी में बीगल नामक जहाज पर 22 वर्ष की आयु में 5 वर्ष तक लगातार दक्षिणी अमेरिका तथा इसके द्वीपों की इन्होंने यात्रा किया और यात्रा के दौरान दक्षिणी अमेरिका तथा अन्य द्वीप समूहों के ऊपर रहने वाले जीव जंतुओं के विषय में अध्ययन किया और लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात उन्होंने 1859 ईस्वी में जैव विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को एक पुस्तक में लिखा और उस पुस्तक का नाम है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, यानी कि वर्जिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन की पुस्तक का नाम है। ये कभी कभी बच्चों पूछा जाता है कि डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है, तो आप बताएंगे प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, या अंग्रेजी में वर्जिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। और इस पुस्तक में उन्होंने जैव विकास के संबंध में अपने विचार को प्रस्तुत किया और इनके सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत कहते हैं या डार्विनवाद कहते हैं। उन्हीं के समय में वेलेस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी इन्हीं के समान स्वतंत्र रूप से अपने विचार को प्रस्तुत किया था, लेकिन सर्वाधिक मान्यता डार्विन को ही मिली थी। अब डार्विन के जो सिद्धांत हैं या जो डार्विनवाद है उसके मूल बिंदु क्या हैं, तो ये 6 पॉइंट हैं। पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीवधारी के अंदर अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और निम्न श्रेणी के जंतुओं में ये सर्वाधिक होती है। एक समुद्री सीपी प्रति वर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। इसी तरह से मादा एस्केरिस है, वह 2 करोड़ 70 लाख अंडे अपने जीवन काल में देती है। फलस्वरूप इतने सारे अंडे सीपी दे रही है या मादा एस्केरिस दे रही है, लेकिन इसके अनुपात में उनकी संख्या बढ़ती नहीं है। सदस्यों की संख्या रेखा गणितीय अनुपात में बढ़ती है और वह अंक गणितीय अनुपात में नहीं बढ़ती है। वरना क्या होता कि पूरा समुद्र सीपियों से ही भर जाता, या मादा एस्केरिस इतने अंडे दे रही है और इसके अंडे से सारे बच्चे बच जाएं तो पृथ्वी तो पूरा इन्हीं से भर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अगला पॉइंट है बच्चों, जीवन संघर्ष। प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो है, अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन उन संतानों की आवश्यकता पूर्ति के लिए उन्हें उचित प्रकाश चाहिए, उचित भोजन चाहिए, उचित पानी चाहिए तथा आवास चाहिए। तो इन संतानों के लिए, आवास के लिए, भोजन के लिए और
प्रजनन के लिए आपस में जीवन संघर्ष होता है, और इस जीवन संघर्ष में बच्चों क्या होते हैं, तमाम नष्ट हो जाते हैं। जैसे सीपी है, अंडे दे रही है समुद्र में, तमाम जीव उसके अंडों को खा जाएंगे। जो बहुत दो चार बच गए कहीं, तब जाकर के उससे दूसरा सीपी तैयार हो पाता है, नहीं तो समुद्र में रहने वाले तमाम जंतु उनके अंडों को खा जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अब संघर्ष जो होता है, जीवन संघर्ष है, यह 3 तरह का होता है। अंतर्जातीय संघर्ष, अंतर्जातीय संघर्ष है, जीवों तथा वातावरणीय कारकों के बीच संघर्ष। अंतर्जातीय संघर्ष यानी जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच में भोजन, आवास व प्रजनन के लिए आपस में संघर्ष होता है, तो उसे हम कहते हैं अंतर्जातीय संघर्ष। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जात में ही आपस में संघर्ष होता है, या कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, हिरन है, ये भी, इनके भी आपस में यानी अपनी जातियों के सदस्यों के बीच में संघर्ष होता है। तो वह भोजन के लिए होता है, आवास के लिए होता है और प्रजनन के लिए होता है। अंतरजातीय संघर्ष, यह संघर्ष भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच में होता है। तो ये संघर्ष भोजन के लिए होता है और आवास के लिए होता है। अब जंगल में जो है हिरन रह रहा है, तेंदुआ रह रहा है या शेर रह रहा है, तो अब इसको भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए वह हिरन का शेर क्या करेगा, शिकार करेगा। तो अब यह हिरन के जितने भी बच्चे होंगे बहुत सारे उसमें क्या हो जाएंगे, उनको खा जाएगा और कुछ ही केवल क्या हो पाएंगे, बच पाएंगे। तो इस तरह से जहाँ पर भोजन के लिए शिकार करते हैं एक जंतु दूसरे जंतु का, चाहे पानी के अंदर बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को या दूसरे जंतु उनको खा जाते हैं, तो इस तरह से एक जाति से दूसरे जात के सदस्यों के बीच में ये संघर्ष होता रहता है। और तीसरा है जीवों तथा वातावरणीय कारकों के बीच संघर्ष है, यानी वातावरण के अनुसार अनुकूलन जीवन संघर्ष में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब वातावरण का, जैसे कि अधिक वर्षा, बाढ़ का आ जाना या सूखा पड़ जाना या तूफान का आ जाना, ओलावृष्टि का हो जाना, सुनामी का आ जाना, तो इस तरह से ये वातावरण में वातावरण के जो कारक, अधिक गर्मी पड़ने लगे, सूर्य की जो है अधिक ठंडक पड़ने लगे, तो ये वातावरण के कारक है और इन वातावरण के कारकों का प्रभाव जीवों के ऊपर पड़ता है। अब वातावरण के अनुकूल जो अपने आप को बना लेते हैं वही जीवित रह पाते हैं, वरना वातावरण के प्रभाव के कारण बहुत सारे जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव जितनी संतान उत्पन्न करता है या जितने अंडे देते हैं वे सभी जीवित नहीं रह पाते हैं, इस जीवन संघर्ष में नष्ट हो जाते हैं। केवल कुछ ही बच पाते हैं और वही बच पाते हैं जो वातावरण के अनुकूल रहते हैं। अगला पॉइंट है योग्यतम की उत्तर जीविता। जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। वातावरण में जिस तरह का परिवर्तन होता रहता है उसके अनुसार यदि जीव अपने आप में परिवर्तन लाता रहता है तो वह जीवित रहता है, और जो वातावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाता है तो वह जीवित नहीं रह पाता है, वह शीघ्र समाप्त हो जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकृति में अपने
आप अनुकूलित जीवों के जीवित रहने तथा प्रतिकूल जीवों के समाप्त होते रहने को ही योग्यतम की उत्तर जीविता कहा है। योग्यतम की उत्तर जीविता का अर्थ है कि वातावरण के अनुकूल रहने वाले जीव जीवित रहते हैं और वातावरण के प्रतिकूल रहने वाले जीव समाप्त हो जाते हैं। तो वातावरण के अनुकूल जीवित रहने तथा प्रतिकूल में समाप्त होने को ही हम कहते हैं योग्यतम की उत्तर जीविता। अब है विभिन्नताएं। एक ही माता पिता की संतानें अगर कई होती हैं तो उनमें आपस में उनके रंग रूप आकार में कुछ न कुछ अंतर होता है और इस अंतर को ही हम विभिन्नताएं कहते हैं। और संतानों का माता पिता के गुणों से भी अंतर होता है, उनमें भी ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसे जीव जिनमें जो विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल उत्पन्न होती हैं वो जीवित रहते हैं और जिनमें विभिन्नताएं वातावरण के प्रतिकूल रहती हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी विभिन्नताएं संतानों में वंशागत होती हैं। कौन सी विभिन्नताएं? जो विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल जीवों में उत्पन्न होती हैं वही विभिन्नताएं आगे की पीढ़ी में वंशागत होती हैं और जिससे कि वह वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त हो सके। और इस विभिन्नताओं के कारण ही धीरे धीरे जो है एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। यानी विभिन्नताएं जो होती हैं वह नई जाति की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और अगला है प्राकृतिक वर्ण। जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं और जो अपने आप को वातावरण के या प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते हैं वे क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो प्रकृति जो होती है वह उन्हीं जीवों का या उन्हीं जंतुओं का वर्ण करती है जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं, जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल रहते हैं या जिनके अंदर प्रकृति के अनुकूल परिवर्तन होता है। प्रकृति उन्हीं का वर्ण करती है। बच्चों या प्रकृति के द्वारा योग्यतम का चुनाव होता है। यानी प्रकृति में जो अपने आप को अनुकूलित कर लिया अच्छी तरह से, जो सबसे अच्छा है उसी का प्रकृति वर्ण करती है और या चुनाव करती है। इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक वर्ण। यानी प्रकृति द्वारा किया गया चुनाव। प्रकृति किसका चुनाव करेगी? जो प्रकृति के अनुकूल होते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण में बच्चों यही हम बता रहे थे कि जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल कर लेते हैं, बना लेते हैं, जीवन संघर्ष में वही जीवित रह पाते हैं और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जीवन संघर्ष के कारण योग्यतम का ही चुनाव होता है। इसीलिए प्राकृतिक वर्ण इसे का प्रकृति का वर्ण यानी प्रकृति चयन करती है। प्रकृति किसका चयन करती है? जो सबसे अच्छा होता है, जो प्रकृति के अनुकूल होता है उसी का प्रकृति वर्ण करती है। इसलिए डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहा जाता है। अब छठा पॉइंट है नई जातियों की उत्पत्ति। जीवधारियों में जो विभिन्नताएं आती हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं और कुछ पीढ़ियों के बाद ये छोटी छोटी विभिन्नताएं
एकत्रित होकर के एक नई प्रजाति का विकास करती हैं। नई पीढ़ी के सदस्य पुरानी पीढ़ी के सदस्यों से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं और उन्हें एक नई जाति का सदस्य मान लिया जाता है। इसी आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि नई जात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसको डार्विन ने बताया कि जो विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी छोटी छोटी विभिन्नताएं एकत्रित होती जाती हैं तो कई पीढ़ियों के बाद बड़ी विभिन्नता का रूप लेती हैं, और बड़ी विभिन्नता जब आ जाती है कि सदस्य में, तब वह अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ने लगता है। उसके अंदर अलग लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं और वह एक नई जाति का सदस्य मान लिया जाता है। इस प्रकार से विभिन्नताओं के द्वारा एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो बच्चों, ये रहा डार्विनवाद, यानी डार्विनवाद के जो ये 6 आधारभूत ये सिद्धांत थे, आधारभूत मूल बिंदु थे। डार्विन के सिद्धांत के ये 6 आधारभूत बिंदु हैं। पहला हमने क्या बताया था? जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा, जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष 3 तरह का होता है: अंतःजातीय, अंतराजातीय और जीवों तथा वातावरणीय कारकों के बीच संघर्ष। फिर है चौथा या तीसरा, योग्यतम की उत्तर जीविता। 5वां, विभिन्नताएं या चौथा विभिन्नताएं। 5वां, प्राकृतिक वर्ण और 6वां है नई जाति की उत्पत्ति। अब नई जाति की उत्पत्ति में हमने जो बताया कि विभिन्नताओं के कारण एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसमें एक उदाहरण है बिल्ली, शेर, चीता, तेंदुआ। चारों की शरीर की संरचना, स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये मांसाहारी भी हैं और इनके जबड़ों में दांत भी होता है, इनकी अंगुलियों में नाखून भी होते हैं। इससे यह पता चलता है कि इन सभी का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है, लेकिन धीरे धीरे स्वयं को सुरक्षित एवं जीवित रखने के लिए ये अलग अलग वातावरण में चले गए और उस वातावरण के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लिए और इस तरह से इनकी अलग अलग जाति हो गई। हम लोग कहते हैं बिल्ली शेर की मौसी है, यानी क्यों कहते हैं? ये देखते हैं कि भाई उसके लक्षण उसमें भी दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात इनका विकास एक पूर्वजों से हुआ होगा, लेकिन अपने आप को अनुकूलित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग वातावरण में चले गए और उस वातावरण के परिवर्तन के अनुसार उनमें परिवर्तन आया, विभिन्नताएं उत्पन्न हुई और इस तरह से इनकी अलग अलग जाति हो गई। अब है डार्विनवाद की आलोचना। एडम सिजविक तथा रिचर्ड ओवन आदि वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद की बड़ी कड़ी आलोचना की है और उसके ये आधार बिंदु हैं। पहला, डार्विन ने दैहिक और जननिक कोशिकाओं में या दैहिक और जननिक विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं बताया। इनके अनुसार दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। अब देखिए, विभिन्नताएं जो डार्विन ने कह दिया कि चाहे वह दैहिक है चाहे वह जननिक है, कोई भी है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती है। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। दैहिक विभिन्नता और जननिक विभिन्नता दोनों अलग अलग है। जननिक विभिन्नता ही
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। दैहिक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। तो इसलिए डार्विन की यह थ्योरी गलत होती है यहाँ पर कि डार्विन ने दैहिक और जनित विभिन्नताओं में कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया। फिर है दूसरा पॉइंट कि डार्विनवाद उत्परिवर्तन अथवा किसी भी पीढ़ी में जीन में परिवर्तन के कारण अचानक होने वाले परिवर्तनों के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला। उत्परिवर्तन यानी किसी भी जीव के जीन में अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं और उससे नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं या नई विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन डार्विन ने उत्परिवर्तन के संबंध में कोई प्रकाश नहीं डाला है। डार्विनवाद योग्यतम की उत्तरजीविता के कारण को तो स्पष्ट करता है किंतु योग्यतम की उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं करता है। योग्यतम की उत्तरजीविता में हमने बताया था कि जो वातावरण के अनुकूल हैं वही जीवित रहते हैं और जो प्रतिकूल हैं वह जीवित नहीं है। तो जो वातावरण के अनुकूल हैं वो जीवित रहेंगे, ये डार्विन ने कहा। लेकिन इनके अंदर यह लक्षण कहां से उत्पन्न हो गया, इस चीज को डार्विन ने स्पष्ट नहीं किए। डार्विनवाद यह बताने में भी असमर्थ है कि संकर जाति में सम्मिश्रण होने पर भी पितृपीढ़ी के गुणों का प्रभाव कम नहीं होता है। संकर जाति यानी दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले एक ही जात के सदस्यों में जब संकरण कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती है वह संकर संतान कहलाती है। तो कहा गया कि संकर संतान में माता पिता दोनों के लक्षण मिश्रित रहते हैं, लेकिन उसमें जो पिता का लक्षण होता है, पितृ पीढ़ी के गुणों का जो प्रभाव है वह पीढ़ी दर पीढ़ी कम नहीं होता है। अगला पॉइंट है बच्चों, डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद में ये कहा कि छोटी छोटी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती जाती हैं और बड़ी विभिन्नता का रूप ले लेती हैं, जिससे एक नई जात की उत्पत्ति हो जाती है। परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि इस क्रिया में आवश्यकता से अधिक विशिष्टताएं आ जा सकती हैं और जिनके कारण जीवों में लाभ की वजह पर क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। जैसे आयरलैंड में सिंघे थे, ये मृग जो है, आयरलैंड के जो हिरन थे या मृग है, इनमें विभिन्नता एक उत्पन्न होती गई कि इनकी सींगें बहुत अधिक पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गईं और बहुत बढ़ती गई तो बाद में इतनी बड़ी हो गई कि पेड़ पौधों के पास से वह गुजर नहीं पाते थे। उनकी सींगें जो है पेड़ों और झाड़ियों में फंस जाती थी और गिर करके वो मर जाते थे और इस तरह से वह जाति ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। प्राकृतिक वर्णवाद स्थलीय जीवों से जलीय जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। डार्विनवाद संयोजक जंतुओं की विलुप्तता के संबंध में भी कोई व्याख्या नहीं करता। संयोजक कड़ी यानी किन्हीं दो वर्गों के बीच कड़ी के रूप में पाए जाने वाले जंतुओं को संयोजक कड़ी कहा जाता है। तो उनके वो कैसे विलुप्त हो गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे मैंने आपको बताया है विकास जय विकास में कि ये सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का एक जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स पाया जाता था, जिसमें पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग दोनों के लक्षण पाए जाते थे। लेकिन पक्षी वर्ग तक आते आते वह खत्म हो गया, समाप्त हो गया, फिर पक्षी उत्पन्न हो गए। सरीसृप और पक्षी के बीच का जो जंतु रहा वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसकी व्याख्या डार्विन ने नहीं किया और न तो डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश डाला कि इसका जैव विकास में क्या महत्व है। डार्विन ने अपने मत में
कृत्रिम वर्ण तथा पालतू जानवरों की नस्ल तथा फसल वाले पौधों की किस्में सुधारने का वर्णन किया है कृत्रिम वर्ण द्वारा। डार्विन ने कृत्रिम वर्ण द्वारा पालतू जानवरों की नस्ल और फसलों की नस्लों में सुधारने का वर्णन किया है, किंतु वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वातावरण के कारण जीवों में होने वाले कायिक परिवर्तन जो होते हैं वह संतति में वंशागति नहीं होते हैं। बाद के वैज्ञानिकों ने ये बताया कि वातावरण के कारण जीवों में जो कायिक परिवर्तन होता है वह वंशागति नहीं होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट थे बच्चों के जो डार्विनवाद की आलोचना कर रहे थे या डार्विनवाद की आलोचना करने वाले वैज्ञानिकों ने इतने सारे पॉइंट आलोचना के लिए निकाले। इसी के साथ डार्विनवाद समाप्त होता है बच्चों, और गुड बाय, थैंक यू।